हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, हम हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं आइसोमेरिज्म और उसमें हमने टाइप डिस्कस की थी पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड चेन आइसोमेरिज्म। सो इससे पहले हम नोमेनक्लेचर भी कर चुके हैं। तो आज हम एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। राइट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कह लीजिए या आप कह लीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की जो कार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे पास, ये किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हमारे पास कंबस्शन, that these carbon compounds or you can say the hydrocarbons undergo combustion reaction means कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होते हैं। एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। मीन्स अगर हमारे पास कार्बन हो, कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब बर्न होगा, कार्बन बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और बर्न होने पे ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ हीट एंड लाइट। तो ये है हमारे पास कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जब भी इनकी बर्निंग हो, किसी सब्सटेंस की बर्निंग हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यही है हमारे पास C+O2, इट विल गिव अस CO2 along with heat and light। इसी तरह से अगर हमारे पास मीथेन हो, दैट इज CH4, ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है और क्या प्रोवाइड करेगा हमें इन टर्न, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एटम्स भी हैं इसलिए वाटर H2O भी प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स अलोंग विद हीट एंड लाइट। यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं, इन्हें बैलेंस करने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्हें ऐसे ही लिख दीजिए और यहीं से ये रिएक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। दीज आर नॉट द बैलेंस्ड वन। और अगर आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस को इस तरह से भी लिखते हो देन ऑल्सो यू गेट मार्क्स। तो ये चीज़ आप इस तरह भी करेंगे तो भी सही है। तो यही चीज़ है हमारे पास, अगर कार्बन एंड ऑक्सीजन, सिर्फ कार्बन है, प्योरली कार्बन, तो सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जबकि अगर मान लीजिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, दैट सच एज मीथेन, तो जब ये बर्न करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ वाटर बनेंगे, हीट एंड लाइट तो डेफिनेटली प्रोड्यूस होगी ही। तो ये है हमारे पास सबसे पहले कंबस्शन रिएक्शन। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इस चीज को नोट करके रखें। देखिए, हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो जिनमें सिंगल बॉन्ड्स हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है अगर, तो उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि अगर उनमें कार्बन कार्बन डबल या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखो, एस फॉर सैचुरेटेड, एस फॉर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप कि अगर तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं सैचुरेटेड, कार्बन कार्बन डबल या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तब हम उसे क्या कहेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, दीज बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, दीज बर्न विद अ क्लीन फ्लेम, कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं इनकी फ्लेम बहुत ही क्लीन होती है और यहाँ पे कोई सूट, कोई कालिख वगैरह नहीं होती। लेकिन जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न करते हैं, दीज बर्न विद येलो सूटी फ्लेम,
येलो सूटी फ्लेम मतलब कि येलो कलर की फ्लेम आएगी, दैट टू उसमें सूट मतलब कालिक, उसमें कालिक रहेगी। तो यहाँ से बोर्ड्स में हमारे पास क्वेश्चन आता है दैट हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डिस्टिंग्विश करने का हमारे पास ये तरीका भी है कि अगर हम इसे बर्न करके देखें, बर्न डेफिनेटली हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही करें तो एक तरह से कंबस्शन रिएक्शन ही है। तो जब हम बर्निंग करते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की, अगर तो हमें क्लीन फ्लेम दिखती है तब हम क्या कहेंगे कि वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अगर येलो सूटी फ्लेम हो तभी हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले अभी इतना नोट करें, डन। दैट वॉज द केस ऑफ कंबस्शन। यहाँ पे जो कंबस्शन हम अज्यूम करते हैं, ये हम अज्यूम करके चलते हैं कंप्लीट कंबस्शन। कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन का मतलब होता है दैट देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इफ देयर इज सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट हो, बहुत ज़्यादा हो, तब उस टाइम पे जो कंबस्शन होती है हम उसे कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन। और कंप्लीट कंबस्शन के केस में ही हम ये दो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं दैट सैचुरेटेड क्लीन फ्लेम से बर्न करेगा। लेकिन अगर हो हमारे पास इनकम्प्लीट कंबस्शन, अगर हो इनकम्प्लीट कंबस्शन, सो यू में से इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन का क्या मीनिंग हो गया यहाँ पे, बर्निंग इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो उस टाइम पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये भी कालिख लगाते हैं, ये भी सूट प्रोड्यूस करते हैं। सैचुरेटेड और यू कैन से इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रोड्यूस सूटी फ्लेम। उस टाइम पे ये जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये भी सूटी फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखो कि जब हम घर में गैस स्टोव यूज़ करते हैं, गैस स्टोव पे जब आप देखते हो कि जो उसका बर्नर है, बर्नर में होल्स रहते हैं, वो जो होल्स हैं, होल्स में से जो ऑक्सीजन है उसकी सफिशिएंट सप्लाई मिलती है। तो अगर मान लीजिए हम उस गैस स्टोव पे कोई सामान बनाते भी हैं, कुछ कुक करते हैं, उस टाइम पे जो बर्तन है वो आम तौर पे काला नहीं होता, उसका जो बॉटम है वो आम तौर पे काला नहीं होता। बट समटाइम्स वी सी कि जो बर्तन है, बर्तन काला हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो गैस स्टोव है, गैस स्टोव के जो होल्स हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ कचरा लग गया है, या फिर वो जो होल्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसकी प्रॉपर सप्लाई नहीं जा पा रही है और जो गैस है उसकी कंप्लीट कंबस्शन ना होकर उसकी इनकम्प्लीट कंबस्शन हो रही है। और जब भी इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की, उस टाइम पे वो सूटी फ्लेम डेफिनेटली प्रोड्यूस करेगा। और देखिए हमें पता है दैट जो गैस सिलेंडर है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका मेन कंपोनेंट क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला अल्केन। अगर अल्केन है तो मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होने का मतलब कि जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है। तो अगर तो एलपीजी गैस जो हमारा गैस स्टोव है उसमें गैस को इनफ सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की, उस टाइम पे वो बर्न करेगा डेफिनेटली, बट बिल्कुल क्लीन फ्लेम के साथ, कोई भी सूट कालिख
वो वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन अगर जो गैस स्टोव है उसके होल्स क्लॉग हो गए हो, उनमें कुछ ना कुछ कचरा हो, मीन्स जो वहाँ पे होल्स हैं वो ब्लॉक हैं। ब्लॉक होने का मतलब जो एयर इनलेट्स हैं, जो एयर के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए इनलेट्स हैं, वो ब्लॉक है, मतलब एयर की सप्लाई नहीं मिल रही, ऑक्सीजन की कमी आ रही है। व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे जो कंबस्शन होगी फ्यूल की, उसे हम क्या कहेंगे कि वो इनकम्प्लीट कंबस्शन है। तो जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होगी उस टाइम पे चाहे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, वो भी सूट प्रोड्यूस करेगा। इट विल गिव यू अ सूटी फ्लेम, और उस टाइम पे जो बर्तन है उस पे कालिख जमेगी। तो ये चीज़ है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। और दूसरा कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कंप्लीट कंबशन पे किस तरह की फ्लेम देते हैं और इनकम्प्लीट कंबशन होने पे किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स कंबशन। और सिंपल क्वेश्चन ये भी रहता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंबशन। सो कंबशन मीन्स यहाँ पे क्या है कि जब भी हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन या कार्बन बर्न हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट्स क्या मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली मिल रहा है अलॉन्ग विद हीट एंड लाइट। डन। After that we have one more question that is quite important, and the question is कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस रहते हैं, वी हैव सम सब्सटेंसेस जो कि फ्लेम के साथ प्रोड्यूस होते हैं, जबकि कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि फ्लेम के साथ प्रोड्यूस नहीं होते। एंड दैट्स द थिंग वी नीड टू डिस्कस, दैट व्हाई do substances burn with or without flame। कि जो सब्सटेंसेस हैं वो फ्लेम या फ्लेम के बिना क्यों बर्न करते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे देखिए कि अगर हम एग्जाम्पल लें कोयला, अगर उसे जलाया जाता है इनिशियली वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सिर्फ रेड कलर में ग्लो करना शुरू करता है, सिर्फ उसमें कोई फ्लेम्स नहीं आ रही, इट इज जस्ट ग्लोइंग, लेकिन हीट वो उस टाइम पे भी प्रोड्यूस कर रहा है। इसके अलावा अगर हम इसको कंपेयर करें कैंडल के साथ जब हम इसे कंपेयर करते हैं, कैंडल में एक कॉन्टिन्यूअस फ्लेम रहती है, जबकि इसी के कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास कोल है जो कि इनिशियली उसमें फ्लेम्स आएंगी और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो फ्लेम्स वैनिश हो जाएंगी, और जो कोल विल जस्ट बर्न विद अ ग्लो, रेड कलर का उसमें ग्लो रह जाएगा, कोल में कोई फ्लेम नहीं होगी, लपटें नहीं आएंगी आग की, राइट। बट एट द सेम टाइम हीट तो वो फिर भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो चीज यही है कि कुछ सब्सटेंसेस के पास फ्लेम होती है और कुछ के पास फ्लेम नहीं होती, ऐसा क्यों। तो इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है, यहाँ पे फ्लेम तब बनती है जब गैसियस सब्सटेंसेस हो। फ्लेम बनने का कारण क्या है, गैसियस सब्सटेंसेस, जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न होते हैं उस टाइम पे फ्लेम आती है, अगर गैसियस सब्सटेंसेस ना हो तो फ्लेम नहीं आएगी। अब जब हम बात कर रहे हैं कोल के केस में इनिशियली जितने भी गैसियस सब्सटेंसेस हैं वोलेटाइल हैं, जो उसी टाइम पे वेपोराइज हो जाते हैं। तो वो जो वोलेटाइल हैं उनके पास सब्सटेंसेस वो इनिशियली स्टार्टिंग में बर्न हो जाते हैं, तो इनिशियली फ्लेम आती है। जब सभी वोलेटाइल सब्सटेंसेस जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो सभी के सभी चले गए, नहीं रहा कोल के पास कोई भी वोलेटाइल या गैसियस सब्सटेंस, उस टाइम पर उसके पास फ्लेम भी नहीं रहती। तो फ्लेम कब होगी, जब गैसियस सब्सटेंसेस हो। अगर गैसियस सब्सटेंसेस नहीं तो फ्लेम भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का हम ये सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं, दैट फ्लेम इज ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंसेस आर बर्न। फ्लेम्स आर produced only when gaseous
substances burn। तो जब गैसियस सब्सटेंसेस बर्न होंगे तभी फ्लेम्स प्रोड्यूस होंगी, अदरवाइज फ्लेम्स प्रोड्यूस नहीं होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करते हैं। ऑक्सीडेशन का क्या मीनिंग है? देखिए, एक तो हम इसमें कहते हैं ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा हम कहते हैं देयर शुड बी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना, इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन चाहिए। अब हमें पता है यहाँ ऑक्सीजन की अगर एडिशन चाहिए हमें, तो वो एडिशन करवाने वाला कोई रिएजेंट भी होना चाहिए। तो उस रिएजेंट को जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, इन केस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो ऑक्सीजन हमें कौन प्रोवाइड करेंगे? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन है? एक तो है हमारे पास एल्कलाइन KMNO4, one is alkaline KMNO4, that is potassium permanganate। एक हमारे पास क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? पोटेशियम परमैंगनेट। देन वी हैव एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड मतलब कि उसमें थोड़ा एसिड ऐड किया हुआ है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 मीन्स इट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये नाम जरूर याद रखें, एग्जाम में कॉमनली पूछा जा सकता है। व्हाट इज एसिडिफाइड K2Cr2O7 और व्हाट इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट? इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये जो दोनों हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनका काम क्या है? ये पर्पसली एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल हो हमारे पास, एल्कोहल को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर कभी भी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो हम उसमें क्या ऐड करेंगे? एल्कलाइन KMNO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7 और सिस्टम को कर दिया जाएगा हीट। तो जो अल्कोहल है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब ये होता किस तरह से है? देखिए, अल्कोहल हम लिखते हैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन डैश OH। OH लगा है तो मतलब ये हमारे पास अल्कोहल कंटेंट होगा। कार्बन की बॉन्ड्स कंप्लीट करेंगे, वैलेंसीज कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास बन गया CH3CH2OH। इट इज कॉल्ड एज इथ। दो कार्बन के लिए इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N एंड अल्कोहलिक ग्रुप के लिए OL ओल। सो दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल बेसिकली क्या है? अल्कोहल। तो अगर इस इथेनॉल में हम ऐड कर देंगे एल्केलाइन KMNO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, उस टाइम पे क्या होगा? देखिए, यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जरूरत है, मतलब हाइड्रोजन्स को रिमूव करना है। हाइड्रोजन्स, अब देखिए, जिस
कार्बन के साथ, टू दिस कार्बन OH ग्रुप इज अटैच, ए कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, जिस भी कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो उसी के कार्बन, उसी के हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया जाएगा। जिस कार्बन के साथ OH अटैच है उसके हाइड्रोजन्स को रिमूव कर दिया जाएगा। सो देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मीन्स ऑक्सीडेशन। अब ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स हैं, इन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये रहेगा एज इट इज, कार्बन विद 3 हाइड्रोजन्स। फर्दरमोर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसे भी ब्रेक नहीं किया गया है। फिर कार्बन के साथ OH अवेलेबल है, ये भी एज सच रिमेन है। तो यहाँ से ब्रेक कौन सी बॉन्ड की गई है? कार्बन और हाइड्रोजन की, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गई हैं। पहले थी यहाँ पे बॉन्ड्स, जब इनमें एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाला जाएगा तो इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया जाएगा। अब देखिए इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4। जब ये 2 हाइड्रोजन्स को यहां से रिमूव कर दिया गया, दीज 2, तो इस टाइम पे ये स्ट्रक्चर आता है हमारे पास और यहाँ कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है। कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं, 2 बॉन्ड्स अभी भी इसके खाली हैं और ये 2 बॉन्ड्स किसके साथ अटैच करेगा? विद दैट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए बनाने के लिए, स्टेबल होने के लिए। कार्बन के 2 बॉन्ड्स कम है तो कार्बन अपने 2 बॉन्ड्स किसके साथ बना लेता है? ऑक्सीजन के साथ। सो देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन्स रिमूव किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड किया जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आप देखिए ये हमारे पास क्या बन गया? दिस ग्रुप COOH, और COOH ग्रुप क्या होता है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो चुकी है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और इसका नाम क्या है? 2 कार्बन्स हैं इसलिए इथ, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे ओइक एसिड। तो ये है, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? इथेनोइक एसिड में। और एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है दैट हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। और ये बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं कि इथेनॉल को अगर इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है तो क्या करें, या फिर कैरी आउट ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करवाइए। हाउ विल यू कैरी ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल? इस तरह से वर्डिंग कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन तो यही रहेंगे कि इथेनॉल को अगर आप ऑक्सीडाइज करते हो बाय यूजिंग एल्कलाइन KMnO4 एंड एसिडिफाइड K2Cr2O7, हीट करने पे डेफिनेटली ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड दिस रिएक्शन एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स एज वेल। तो अभी सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशन रिएक्शंस। सो एडिशन नाम से ही सजेस्टेड है ऐड करना, और यहाँ एडिशन रिएक्शन में आपके पास स्पेसिफिकली है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। You have catalytic hydrogenation। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का क्या मीनिंग है? यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन को ऐड करना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ catalyst, in the presence of a catalyst।
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है उसे हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए न्यू वर्ड है कैटलिस्ट। What is a catalyst? कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर कर सकता है। ऐसा सब्सटेंस, what is a catalyst? Catalyst is a substance that changes the speed of a reaction। जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बदल दे उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। और जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन को ऐड करेंगे उसे हम क्या कह देंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो यहाँ कैटलिस्ट की तरह वर्क कौन करेगा, कैटलिस्ट की तरह यहाँ वर्क करते हैं निकल। ये हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है Na, पैलेडियम, एंड प्लैटिनम। हमारे पास 3 मेन कैटलिस्ट है यहाँ पे, निकल, पैलेडियम एंड प्लैटिनम। तो ये जो 3 कैटलिस्ट हैं इन्हीं की प्रेजेंस में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और उस प्रोसेस को कह दिया जाता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब क्या होगा एडिशन रिएक्शन में, बेसिकली हमारे पास रहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम ऐड करते हैं हाइड्रोजन, किसकी प्रेजेंस में, निकल की प्रेजेंस में, या फिर प्लैटिनम और पैलेडियम। निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम इनकी प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास इथीन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और बाकी वैलेंसीज को कंप्लीट करने के लिए क्या है, हाइड्रोजन्स। 2 कार्बन है तो इथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ईन। ये क्या है हमारे पास, इथीन। अब हम क्या करेंगे, इनमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे, कह लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, और आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, निकल, और यू मे राइट पैलेडियम Pd। तीनों में से कोई एक लिखना है। निकल की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन H2 को ऐड किया जाएगा, इस टाइम पे क्या होगा, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इन दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। दोनों में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। जब 2 में से एक बॉन्ड ब्रेक हो गई तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बची हमारे पास, 2 थी, एक बॉन्ड गई। 2 हाइड्रोजन्स एज सच हैं क्योंकि इन्हें तो हमने टच ही नहीं किया, इन्हें तो कुछ कहा ही नहीं गया। अब क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन कि एक जो यहाँ पे डबल बॉन्ड है उनमें से डबल में से एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिया गया, मतलब ये कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई है। कितनी वैलेंसीज है पूरी, 1 2 3, पहले कितनी थी, 1 2 3 4, बॉन्ड ब्रेक कर दी ये वाली, दिस बॉन्ड हैज बीन ब्रोकन। तो कितनी वैलेंसीज बची, 1 2 3, यही हमने शो की है 1 2 3, मतलब इनकी एक एक वैलेंसी खाली है। अब क्योंकि हमने इसमें ऐड किया है H2 मतलब हाइड्रोजन डैश हाइड्रोजन, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। H2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम,
क्योंकि इनकी एक एक वैलेंसी खाली थी, इसलिए एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ। इसे कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन और दी एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब किसी और एटम को ऐड करना। यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपली बॉन्ड को ब्रेक किया, कार्बन की वैलेंसीज को खाली किया और हाइड्रोजन को यहाँ ऐड कर दिया, राइट। और ऐड किसकी प्रेजेंस में किया गया है, निकल की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट है जो कि, तो ये पूरा रिएक्शन हमारे पास क्या बन गया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये चीज है यहाँ पे कि हम किसे कहते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। और ऐसा ही रिएक्शन यूज किया जाता है फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, फॉर the hydrogenation of vegetable oils। तो देखिए जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, they contain long unsaturated carbon chains, कि जो हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनमें लंबी लंबी अनसैचुरेटेड कार्बन की चेन्स होती हैं, जबकि जो एनिमल फैट है, एनिमल फैट में रहती हैं यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। ये चीज का बिल्कुल ख्याल रखें कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं, वेजिटेबल ऑयल्स में होती हैं लंबी लंबी अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स, जबकि जो एनिमल फैट है, एनिमल फैट में हमारे पास क्या रहता है, सैचुरेटेड कार्बन चेन्स। अब आपने कई एडवर्टीजमेंट्स में भी सुना होगा दैट वेजिटेबल ऑयल्स आर हेल्दी। रीजन बीइंग कि जो हमारे पास एनिमल फैट रहती है, बेसिकली इट कंटेन्स द सैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या रहते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए इनकी कंजम्पशन नहीं करनी चाहिए इतनी ज़्यादा। तो कुकिंग पर्पसेस के लिए हमें यूज़ करने चाहिए वेजिटेबल ऑयल्स। वेजिटेबल ऑयल्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए कि जो एनिमल फैट है, इट कंटेन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, जबकि जो यहाँ पे हमारे पास वेजिटेबल ऑयल्स हैं, इट कंटेन्स लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स और इट हैज़ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन जरूर पता होना चाहिए एनिमल फैट एंड वेजिटेबल ऑयल्स में। तो अभी आप इन पॉइंट्स को नोट कर ले सबसे पहले, इसके बाद हम करेंगे हमारा नेक्स्ट रिएक्शन विच इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मीन्स किसी को सब्स्टिट्यूट करना, रिप्लेस करना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या रहेगा हमारे पास, रिप्लेसमेंट। जब रिप्लेस कर दिया जाए, एक एटम की जगह कोई और एटम आ जाए, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है मीथेन। What we have here, CH4 which is called as methane. So CH4 मतलब मीथेन में हम लोग ऐड करने वाले हैं क्लोरीन। Cl2 क्या ऐड किया जा रहा है, क्लोरीन। देखिए Cl2 को आप Cl-Cl भी लिख सकते हैं। वी आर जस्ट शोइंग ऑफ द बॉन्ड हेयर। तो यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, क्लोरीन। और याद रखें कि ये जो रिएक्शन है इट विल टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कि सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा ये रिएक्शन। सनलाइट नहीं तो रिएक्शन भी नहीं। तो अब देखिए जब मीथेन में क्लोरीन को ऐड कर दिया जाएगा और सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी, उस टाइम पे क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और क्लोरीन दूसरे
क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर लेगा और ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, HCl। मिलके इन्होंने आपस में क्या बना दिया, HCl। अब देखिए जो कार्बन है इसके 3 हाइड्रोजन एज इट इज हैं, क्योंकि इन्हें तो कुछ कहा ही नहीं है, ये तो बस झगड़े से ही बाहर है। कार्बन के 3 हाइड्रोजन एज इट इज। अब देखिए कार्बन के साथ हाइड्रोजन ने अपनी बॉन्ड ब्रेक कर ली, मतलब यहाँ जो कार्बन है इसकी वैलेंसी हो गई खाली। इधर एक क्लोरीन ने दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर ली, तो मतलब क्लोरीन भी यहाँ पे अकेला रह गया है। तो यहाँ हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, अब क्लोरीन। क्लोरीन ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हाइड्रोजन तो देखो दूसरे क्लोरीन के साथ चला गया। तो जहां पे पहले हाइड्रोजन अवेलेबल था, अब उस जगह पे हमारे पास क्या अवेलेबल है, क्लोरीन। क्लोरीन Cl is a substituent here. क्लोरीन इज अ सब्स्टिट्यूएंट। Cl अब इस टाइम पे सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्योंकि इसने सब्स्टिट्यूट किया है, रिप्लेस किया है किसे, हाइड्रोजन एटम को। तो नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हम बताते हैं, पहले ही कार्बन पे है। नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट Cl। Cl के लिए हम लगाते हैं क्लोरो। Cl की तरह ही हमारे पास Br हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ब्रोमो। ये हमारे पास क्या बन गया, क्लोरो। एक ही कार्बन है तो इसलिए मिथेन। मीथेन से क्या बन गया है, क्लोरोमीथेन। कैसे बना, क्लोरीन को ऐड किया। मैंडेटरी कंडीशन क्या है, सनलाइट का प्रेजेंस होना। इस चीज का ख्याल आपको रखना है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। What else this reaction is called as क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का मतलब, क्लोरीनेशन मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन। हाइड्रोजिनेशन का क्या मतलब था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह से क्लोरीनेशन का मीनिंग क्या होगा, एडिशन ऑफ क्लोरीन। एडिशन ऑफ क्लोरीन किस में, एडिशन ऑफ क्लोरीन इन मीथेन। मीथेन में क्लोरीन की एडिशन को हम क्या कहते हैं, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो ये चीज़ है यहाँ पर। HCl अलग हो गया, वैलेंसी खाली होने पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Cl ने, तो रिप्लेस सब्स्टिट्यूएंट की तरह, रिप्लेसमेंट की तरह कॉन्वर्ट कर रहा है Cl। तो इन पॉइंट्स का आप ज़रूर ख्याल रखें। तो बेसिकली देखिए हमने 4 यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस किया है। सबसे पहले कंबस्चन रिएक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास कार्बन या हाइड्रोकार्बन बर्न करते हैं और रिजल्ट में प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विद हीट एंड लाइट। अब वहां पे मेन पॉइंट क्या थे कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अगर तो कंबशन कंप्लीट है तो उस टाइम पे क्लीन फ्लेम प्रोड्यूस करेगा, जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इट बर्न्स विद अ येलो सूटी फ्लेम। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, अगर कंबस्चन कंप्लीट ना होकर इनकम्प्लीट हो, उस टाइम पे जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी सूट प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कालिख लगाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया था दैट कि क्यों कुछ सब्सटेंसेस फ्लेम के साथ बर्न करते हैं और कुछ में क्यों फ्लेम नहीं होती। तो फ्लेम के साथ बर्न करने का लपटें, आग की लपटें तब आती हैं जब हमारे पास जो गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो बर्न करते हैं, प्रॉपरली बर्न करते हैं, राइट। अब जो ल्यूमिनस ग्लो आता है, कि चमक चमक एक ग्लो के साथ जो बर्न करते हैं, जैसे कि कोयला हो गया। अब उस केस में क्या होता है कि जो पहले जो इनिशियली लपटें आती हैं कोयले में भी, उसका कारण है कि उसका जितना भी गैसियस कंटेंट है वो पहले बर्न होता है, लपटें देता है। लेकिन जब वो गैसियस कंटेंट जो कि वॉलेटाइल है नेचर
में सारा का सारा गैसियस कंटेंट खत्म हो गया, इवेपोरेट हो गया, तब अब उसके पास लपटे बनाने के लिए बचा ही कुछ नहीं। तो उसमें जो थोड़े बहुत गैसियस एटम्स हैं वो हीटअप हो जाते हैं, उनके हीटअप होने के कारण उसमें ग्लो आता है, और हर एक एलिमेंट का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक ग्लो रहता है, ये भी याद रख लें। आफ्टर दैट हमने दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन क्या किया, वी डिड द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का काम कौन करवाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसा पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। नेचर क्या है उसका, एल्केलाइन। काम क्या है इनका, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। तो ये क्या करेंगे, एल्कोहल, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में। देन इसके बाद हमने अगला रिएक्शन किया है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में सिंपली है हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उनकी जो बॉन्ड्स हैं, उनकी बॉन्ड दो बॉन्ड्स हैं, अगर दो में से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बचेगी हमारे पास। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो सिंपली हम उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल। प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल तीनों के तीनों क्या है हमारे पास, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट कौन, कैटलिस्ट वो जो कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब स्पीड, स्पीड ऑफ रिएक्शन को बदल सके। तो जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो उसे हम कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, राइट। तो जब इथीन को इथेन में कन्वर्ट किया हाइड्रोजन को यूज करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये एग्जांपल होगी हमारे पास कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन की। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड भी हो, अगर ट्रिपल, तीन में से पहले एक बॉन्ड टूटेगी, दो बच जाएंगी, दो में से एक और बच जाएगी, टूट जाएगी, अल्टीमेटली हमारे पास एक बॉन्ड बचेगी। तो सिंपल है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना है तो उसकी क्या करनी चाहिए, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या पढ़े कि जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं वो हेल्दी हैं, क्यों, क्योंकि उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और एनिमल फैट जो है वो हेल्दी नहीं है, रीजन बीइंग कि उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं विच आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। Then last we have discussed the substitution reaction or which we called as the replacement reaction. Replacement reaction बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ पे एक एटम को कोई दूसरा एटम जो है वो रिप्लेस कर देता है, सच एज वी हैव मीथेन। मीथेन में हमने क्लोरीन ऐड किया, HCl रिमूव हो गया और हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, क्लोरीन। क्लोरीन ने हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो इस रिएक्शन को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का स्पेसिफिक नेम क्या है हमारे पास, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। मेन पॉइंट क्या है कि ये रिएक्शन तब होगा जब सनलाइट की प्रेजेंस रहेगी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सो आपको कैसा लगा ये वीडियो लेक्चर, डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस कर दें सो दैट आपको मिलते रहें इस चैनल्स के लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।